हेलो फ्रेंड्स। आज हम सी लैंग्वेज को ऑफिशियली स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम कुछ बेसिक सी चीजें देखेंगे कि आखिर सी लैंग्वेज का जन्म कैसे हुआ, किस तरीके से सी लैंग्वेज का कंसेप्ट आया, सी लैंग्वेज को बनाया किस लिए गया था और किसने बनाया था, लैंग्वेजेस क्या होती हैं। तो आज के इस लेक्चर में बस हम यही बेसिक सी चीजों को कवर करेंगे। तो अगर आप लोगों बैक बेंचर टाइप के हैं या फिर ऑप्टिमिस्टिक टाइप के हैं तो हो सकता है आपको ये लेक्चर बोर कर दे। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, इस लेक्चर के नोट्स को अपने गेटअप पर पुश कर दिया है और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आप लोगों को, तो वहां से डाउनलोड कर लेना। ओके। और अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के फील्ड में एकदम नए हो तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इस लेक्चर को जरूर देखें, ताकि आप लोगों को पता चले कि आखिर लैंग्वेजेस होती क्या क्या है। मैं सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, मैं बताऊंगा ओवरऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के टाइप, कैटेगरी, हम पूरा सब कुछ डिफाइन करने वाले हैं। और अगर आप यूनिवर्सिटी में है तो मैं यहाँ पर आपको 5 मार्क्स का एक आंसर भी दूंगा। ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को बुकमार्क नहीं किया है तो मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप लोग इस प्लेलिस्ट को बुकमार्क कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे क्या होगा, मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूंगा आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है क्या, व्हाट आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो मैंने यहाँ पर एक डेफिनेशन लिख रखी है, आप लोग इसको नोट कर लेना। मैं बता देता हूँ आपको क्या होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एक तरीके का मीडियम होता है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर से बात कर सकते हैं। ओके। तो ये कंप्यूटर और या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की एक अपनी लैंग्वेज होती है जिसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का नाम दिया गया है। जैसे कि हमारी आपस की बोलचाल की लैंग्वेजेस है हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, ऐसी कंप्यूटर्स की है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और बहुत तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। ओके। मतलब सबका एक ही है, आप चाहे हिंदी में बोलो चाहे इंग्लिश में बोलो, मतलब सबका एम एक ही है। सिमिलरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस चाहे आप पाइथन पढ़ो या सी पढ़ो, मतलब सबका एक ही है, बस फंक्शनैलिटी डिफर कर जाती है। ओके। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को क्या था, मेजरली सबसे पहले दो ही कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। तो सबसे पहले हम देखते हैं लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है। यहाँ पर ये जो लो टर्म है ना, इसका मतलब है क्लोज टू हार्डवेयर। ठीक है। इस लैंग्वेज के अंदर, मतलब इस कैटेगरी के अंदर मेजरली दो लैंग्वेज वो मिल जाएंगे आप लोगों को, मशीन लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। अब हम बात करते हैं मशीन लैंग्वेज क्या होती है। हमें पता है हमारा कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो होते हैं वो सिर्फ 0 और 1 की लैंग्वेज में बात करते हैं। दैट मीन्स बाइनरी ही उनकी लैंग्वेज है। तो हमें उनसे बात करने के लिए 0 और 1 में कोड लिखना पड़ता था उस टाइम पे। तो अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि आप लोग अपना नाम लिखिए 0 और 1 की फॉर्म में, फिर मैं आप लोगों को बोलूं अपना रिज्यूमे लिखिए 0 और 1 की फॉर्म में, फिर मैं बोलूं अपनी सीवी डिजाइन कीजिए आप 0 और 1 की फॉर्म में, तो आपको पता है ना कितना टाइम लग जाएगा ये सब करने में। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने भी लग सकते हैं, वो आप लोगों की कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मेरे को एक सॉफ्टवेयर चाहिए और आप लोग उसको जो लॉजिक है वो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज में लिखने बैठ जाते हो, तो पता है आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन वो को सॉफ्टवेयर डिजाइन होके नहीं आ पाएगा। तो उसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए एक दिन एक बैकबेंचर आता है और वो क्या करता है कि उसे पता है कि ये लोग, ये जो बंदे सब पागल है, क्या कर रहे हैं, बार बार 0 1 0 1 0 1 खेल रहे हैं। एक काम करता हूँ मैं ना, इन 0 1 के कुछ इंस्ट्रक्शंस को उठा लेता हूँ और उनको इंग्लिश की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ। लाइक मैं ADD यूज करूंगा किसके लिए, मैं ADD यूज करूंगा एडिशन के लिए। ओके। तो मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं लिख दूंगा, एक फाइल बना दूंगा कि जब भी मेरे प्रोग्राम के अंदर ADD आए तो यहाँ पर ADD को रिप्लेस करके और उसका बाइनरी कोड रिप्लेस हो जाए। ओके। ऐसे ही उसने कुछ और डिफाइन किए, लाइक SUB फॉर सब्ट्रैक्शन, MUL फॉर मल्टीप्लीकेशन। तो इस तरीके से अब क्या था, इसका आइडिया लोगों को पसंद आया तो उन्होंने क्या किया कि पूरी की पूरी लैंग्वेज को ही ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और उसको नाम दे दिया हाई लेवल लैंग्वेज। और वहां पर फिर हाई लेवल लैंग्वेज में कोबोल, फोर्ट्रान, पास्कल, आज के टाइम पे पाइथन बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो ये सब तो एक तरफ ये लैंग्वेज लैंग्वेज खेल रहे थे, वहीं बेल लेबोरेटरी AT&T, वहां पर क्या था, एक ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन किया जा रहा था, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। और उस ऑपरेटिंग सिस्टम को डिजाइन करने के लिए उन्हें एक लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट हुई कि एक ऐसी लैंग्वेज डिजाइन करी जाए जिससे कि हमें ज्यादा से ज्यादा फंक्शनैलिटी मिल सके अपने इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। तो उस टाइम पे 1963 के करीब CPL लैंग्वेज चला करती थी, कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फिर 1967 में मार्टिन रिचार्ड ने क्या किया, CPL के आगे बी लगा दिया ताकि उनका नाम बन जाए इतिहास में, और उसको नाम दे दिया बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फिर आए केम थॉमसन, उन्होंने क्या किया, CPL को हटा के सिर्फ बी नाम कर दिया 1969 में।
फिर हमारे डेनिस मार्टिन रिचर्ड आए, उन्होंने क्या किया, बी के बाद डीसीपीएल में सी आता था तो उन्होंने सी ले लिया। अब पता नहीं ये बी के बाद जो सी आ रहा था वो वाला सी लिया या अल्फाबेट में बी के बाद सी आता है वो वाला सी लिया, ये तो उन्हीं को पता होगा। 1972 में फाइनली सी को उन्होंने रिलीज कर दिया और फिर सी लैंग्वेज के अंदर बनाया गया यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल। लेकिन इत्तेफाक से क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम से ज्यादा सी लैंग्वेज पॉपुलर हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हाई लेवल लैंग्वेज वाली सिंप्लिसिटी थी और लो लैंग्वेज वाली पावर थी, तो इसलिए फिर ये लैंग्वेज मिडिल लेवल लैंग्वेज के अंदर गिर गई। ओके, मेरा मतलब है मिडिल लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी के अंदर गिर गई। ओके, वैसे नहीं गिर गई। तो ऐसी लैंग्वेज लैंग्वेज खेला जा रहा था। अब क्या था, हाई लेवल लैंग्वेज ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में थी और कंप्यूटर्स जो मशीन थे वो 0 और 1 की लैंग्वेज समझती थी। तो एक कंसेप्ट आया ट्रांसलेटर का कि हमें एक ट्रांसलेटर चाहिए जो हमारी ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म को मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। तो ट्रांसलेटर का मतलब आपको पता ही है, जो एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में ट्रांसलेट कर दे, तो वो था ट्रांसलेटर। फिर यहाँ पर ट्रांसलेटर भी दो तरीके में डिवाइड हुआ, दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड हुआ। और वो दो कैटेगरीज कौन कौन सी थी? वो दो कैटेगरीज थी कंपाइलर और इंटरप्रेटर। हालांकि एक और था इससे पहले जो कि असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा था और वहां पे असेंबलर का यूज था। अभी हमारा टॉपिक है कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच का डिफरेंस। तो अगर आप लोगों की सब्जेक्ट में सी लैंग्वेज है और आप लोग एग्जाम देने वाले हो, ऑब्वियसली एग्जाम दोगे, तो ये वाला क्वेश्चन आपसे कभी ना कभी जरूर पूछे जाने वाला है। लाइक आपका अगर यूनिट एग्जाम है या फिर आपका वाइवा है या फिर अगर आप क्लास में ऐसी बात कर रहे हो, टीचर ने पकड़ लिया आपको, तो आपसे वो पूछ सकता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस बताइए। तो आप लोगों को क्या है ना, हमेशा तैयार रहना होगा। ऐसे नहीं, अगर नहीं बता पाए तो क्लास में इंसर्ट हो जाएगी आप लोगों की, फिर क्या ही इमेज रह जाएगी। तो इसमें सबसे पहला आता है कंपाइलर का, जो सबसे पहला आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, कंपाइलर स्कैन द होल प्रोग्राम इन वन गो। दैट मींस कंपाइलर क्या करता था, एक तरीके का फर्स्ट बेंचर स्टूडेंट था जो एक बार में अपने एक काम को पूरा कंप्लीट कर देता था। मेरे मतलब है कि कंपाइलर एक प्रोग्राम को पूरा कंपाइल करता था एक ही बार में, लेकिन इंटरप्रेटर क्या था, वो बैक बेंचर था, वो एक बार में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट को इंटरप्रेट करता था। ठीक है, ठीक है। अब हमें पता है कि कंपाइलर पूरा का पूरा प्रोग्राम एक ही बार में कंपाइल कर दे रहा है, तो जो एरर्स होंगे हमारे प्रोग्राम के अंदर वो सबसे लास्ट में ही दिखाएगा ऑब्वियसली, बिल्कुल। लेकिन इंटरप्रेटर के साथ ये चीज नहीं थी, क्योंकि वो लाइन बाय लाइन कर रहा था, तो उसको पता है अगर किसी भी लाइन पे एरर आ गया तो वो वहीं पे रुक जाता था। जो कंपाइलर के केस में क्या होता था कि हमारे प्रोग्राम के जो एरर्स है वो सबसे लास्ट में आ रहे हैं, तो उन एरर्स को डिबग करना बहुत हार्ड हो जाता था, क्योंकि हमें नहीं पता ना किस लाइन पे एरर है। लेकिन इंटरप्रेटर के साथ क्या होता था, डिबगिंग आसान हो जाती थी, क्योंकि हमें पता चल जाता था कि इस लाइन पे एरर है। तो अगर हम कंपाइलर को फर्स्ट बेंचर के साथ कंपेयर करें तो उनको क्या है ना, किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकालने में हालत खराब हो जाती थी, लाइक रियल टाइम प्रॉब्लम। लेकिन इंटरप्रेटर क्या होते हैं, बैक बेंचर्स के पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, इनफैक्ट उनके पास सॉल्यूशन पहले आ जाता है, प्रॉब्लम वो लोग खुद बाद में क्रिएट करते हैं। कंपाइलर के केस में क्या होता है, एक मशीन कोड स्टोर होता है डिस्क स्टोरेज के अंदर। लाइक अगर हम सी के प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो एक डॉट .exe करके फाइल बनेगी, ठीक है। लेकिन इंटरप्रेटर के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके, कंपाइलर का क्या सीन होता है कि कंपाइलर इंटरमीडिएट कोड को बीच बीच में देता रहता है। लाइक जब एक कंपाइलर किसी भी सोर्स कोड को कंपाइल करता है तो वो वेरियस स्टेप्स के थ्रू जाता है। लाइक सबसे पहले वो प्री प्रोसेसर के अंदर से जाएगा, असेंबलर, लिंकर, लोडर, तो हर एक स्टेप पे एक इंटरमीडिएट फाइल जनरेट होती है। लेकिन इंटरप्रेटर में क्या होता है, अगर आपकी कोई फाइल है, लाइक अगर हम बात करें पाइथन की, तो पाइथन डॉट पी वाई आप उसको इंटरप्रेटर कीजिए, इंटरप्रेट कीजिए, तो डॉट पी वाई ही वहां पर फाइल रहने वाली है और कोई फाइल वहां पर एक्स्ट्रा नहीं आएगी और ना ही कोई इंटरमीडिएट कोड जनरेट होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कंपाइलर के एग्जांपल की, कंपाइलर पर कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रन होती है, तो उनमें आपको सी और सी प्लस प्लस मेजरली देखने को मिल जाएंगे, और इंटरप्रेटर पे आपको पाइथन, पीएचपी पर। ओके, तो गाइज अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। लाइक का बटन यहीं के नीचे आपको दिख जाएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उनको भी बोर कीजिए। थैंक यू, आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।